पायल बेटा, हर जगह तुमने ये अपना सामान बिखेर कर रखा हुआ है। अरे कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो। पता है, सुबह से तीसरी बार मैं ये तुम्हारी किताबों की अलमारी ठीक कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना। और वैसे भी कल से मैं ये सब कहते कहते ना जाने किस सोच में डूब गई सौम्या। ये लो भाई, जो तुमने मंगवाया था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ बाजार से। अब बस तुम्हारा डोसा बनाने का सामान बचा है, जो मैं शाम को जब पायल की किताबें लेने जाऊंगा तब लेता आऊँगा, क्योंकि वो किराने की दुकान उसी रास्ते में पड़ती है ना। अरे ये क्या, मैंने अभी अभी डाइनिंग टेबल साफ़ की थी और आपने ये गंदा थैला इस पर रख कर फिर से गंदगी कर दी। एक लंबी सांस भरते हुए सौम्या बोली, एक तो आप वैसे भी घर का कोई खास काम तो करते नहीं हैं, और जो थोड़ा बहुत करते भी हैं वो भी कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल से तो आप एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पिएंगे, मगर आज तो थोड़ा हाथ बटा लीजिए मेरा। ये कहते हुए तेज हो गई सौम्या की आवाज़। घर का सारा काम निपटा कर सौम्या शाम को फिर से जल्दी ही खाने की तैयारी में लग गई। आज सौम्या ने खाने में सारी चीज़ें साधना जी यानी कि सौम्या ने अपनी सास की पसंद की ही बनाई थी। छोला पूड़ी और मसाला आलू से लेकर खीर और रस मलाई भी बनाई थी उसने। और एक चीज़ जो सौम्या के हाथों की बनी हुई साधना जी पहली बार खाने वाली थी, वो था सौम्या के द्वारा बनाया गया मसाला डोसा। सौम्या को पता था कि उसकी सास को मसाला डोसा बहुत पसंद है, तो बस इसलिए उसने उनके लिए मसाला डोसा बनाना चाहा। वैसे तो सौम्या की सास बनारस में ही रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें मुंबई शहर का माहौल मौसम तीनों ही भाते नहीं हैं, मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मोह में साल में 2 या 3 बार तो यहाँ खिंची चली ही आती थी। रोहित एक मल्टी नेशनल कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था, उसे छुट्टी कम ही मिल पाती थी। और फिर इधर उनकी बेटी पायल का स्कूल, डांस क्लास और सौम्या की टीचिंग की जॉब। तो बस इन सबके बीच वो चाह कर भी बड़ी ही मुश्किल से किसी तीज या त्योहार पर ही बनारस जाने के लिए 2 या 4 दिन का समय ही निकाल पाते थे। मम्मी दादी जी आ गईं। पायल की आवाज़ कानों में पड़ते ही सौम्या ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों और बालों को ठीक कर अपने माथे की बिंदिया पर हाथ लगाते हुए अपने सिर पर दुपट्टा लिया और फुर्ती से बाहर आ गई, जहां साधना जी अपने बेटे रोहित के साथ बस अभी अभी स्टेशन से आकर खड़ी हुई थी। सौम्या ने सबसे पहले अपनी सास के हाथ से उनका बैग लेकर रख दिया और उनके पैर छुए। इस पर साधना जी ने उसे खुश रहो का आशीर्वाद दिया और फिर बड़े ही जोश के साथ पायल को गले से लगा लिया। मम्मी जी, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सौम्या ने साधना जी के सामने मेज़ पर पानी का गिलास और रसमलाई रखते हुए पूछा। हेलो भाभी, नमस्ते। मैं मुंबई पहुंच गई हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताओ भाभी, कैसी हो? हाँ, अच्छा ठीक है। मैं कल आराम से बात करती हूँ। हाँ, बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगी। ठीक है भाभी, नमस्ते। साधना जी ने अपनी बड़ी भाभी, जो कि लखनऊ में रहती हैं, उनको अपने घर पहुँचने की खबर देकर फ़ोन रख दिया। साधना जी के पति अपनी जवानी से ही कोई खास काम धंधा नहीं करते थे, यहाँ तक कि साधना जी और उनके बेटे रोहित की भी सारी जिम्मेदारी उनके पिता यानी कि रोहित के नाना जी ने ही उठा रखी थी। मगर पिछले साल उनकी मृत्यु के साथ ही
साधना जी एवं उनके पति का ये सहारा भी खत्म हो गया। तब से रोहित ही हर महीने साधना जी के अकाउंट में खर्च के लिए रुपए पैसे डाल दिया करता था, बल्कि रोहित से ज़्यादा खर्च तो अपनी सासू माँ एवं ससुर पर सौम्या ही कर दिया करती थी। एक तो सौम्या की ट्यूशन से कमाया हुआ पैसा एवं अमीर मायका पक्ष उसके खुद के अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देता। सौम्या भली प्रकार से साधना जी की आर्थिक समस्या को समझते हुए हमेशा अपनी सामर्थ्य से भी अधिक करने का प्रयास करती है। सौम्या एक अच्छे परिवार से आई हुई, एक पढ़ी लिखी, समझदार एवं सुलझे हुए व्यक्तित्व की स्त्री है। आज साधना जी को अपने बेटे व बहू के पास मुंबई आए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था और बीते हुए इस एक हफ्ते में वो कम से कम सौम्या को 4 या 5 बार तो उसके वजन को लेकर खरी खोटी सुना ही चुकी थी। उन्हें लगता था कि सौम्या एक बहुत ही आराम परस्त जिंदगी जी रही है, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबह ही ऑफिस चला जाता है और सौम्या घर में मालकिन बनकर सारा दिन घर से बाहर खूब मज़े करती है और एक काम भी नहीं करती है, क्योंकि इस बार साधना जी को उनकी सबसे नापसंद चीज़ यहाँ जो देखने को मिली और वो थी काम वाली बाई, जिसे साधना जी कतई पसंद नहीं करती हैं। बर्तन झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े तक धोने का सारा काम यहाँ तो काम वाली बाई ही करती थी, जबकि सौम्या के बढ़ते हुए वजन की वजह तो कुछ और ही थी। मगर वो साधना जी की हर एक बात को चुपचाप ही सुन लेती थी। शादी के इतने साल बीत जाने पर भी सौम्या ने कभी भी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, तो फिर अब इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर अभी तक का अपना किया हुआ सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती थी। साधना जी सौम्या को बात बात पर रोकती टोकती थी। उसके द्वारा किए गए हर एक अच्छे से अच्छे काम में भी कमी निकालना तो जैसे उनकी पुरानी आदत बन गई थी। वैसे इसमें जितनी गलती साधना जी की थी, उससे कहीं ज़्यादा गलती शायद सौम्या की भी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत करने से भी ज़्यादा दोषी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलटकर जवाब देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे बस आपको सही को सही और गलत को गलत ही तो कहना है ना। लेकिन एक बार सौम्या ने शायद इसी सोच के साथ अपनी सासू माँ के सामने सही को सही और गलत को गलत कह दिया था, और फिर जो भूचाल आया था शायद उसी से पनपने वाले डर ने ही फिर कभी सौम्या की साधना जी के सामने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करने दी। अरे भाई, आज कोई उठेगा भी या नहीं? अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ गया है, और आज तो मेरा बेटा बेचारा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया है, और तो और मेरी पोती भी बेचारी खुद ही फल लेकर स्कूल चली गई। साधना जी ने अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा, और उन्होंने एक साथ कई बर्तन भी पटके, जिसकी आवाज़ से सौम्या हड़बड़ा कर नींद से जाग गई और फुर्ती से दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलकर सासू माँ से माफ़ी मांगते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। दरअसल सौम्या को पथरी की दिक्कत है, जो कि उसके जरा से भी रूटीन चेंज होने से जोर कर देता है, और सबसे ज़्यादा इसमें उसके सोने और उठने के समय में बदलाव उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।
तो हुआ कि साधना जी को लगातार 5 दिन सुबह 4 से 5 बजे तक पूरे 1 घंटे भजन गाने थे, और जिसके लिए उन्होंने सौम्या को भी अपने साथ सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठने के लिए कहा। हालांकि सौम्या ने उन्हें पथरी वाली बात भी बताई थी, जिस पर साधना जी की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि अरे ये पथरी वथरी क्या होता है, भजन करने से सब ठीक हो जाता है। इसके आगे उनके सामने ना तो सौम्या ही पलटकर कुछ बोल पाई और ना ही स्वयं उनका बेटा रोहित ही उनसे कुछ कह सका। आज सुबह जानबूझकर रोहित और पायल दोनों ने ही सौम्या को जल्दी नहीं जगाया था, बस ये ही सोचकर कि शायद उसे इस दर्द में थोड़ा आराम मिले। जबकि रोहित सुबह अपनी माँ को ये बात खुद बता कर गया था, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। साधना जी आज पूरा दिन मुँह फुलाए ही रहीं, और फिर शाम को रोहित के ऑफिस से आते ही साधना जी ने वही पुराना राग आलापना शुरू कर दिया कि वह तो जवानी में कितना घर का काम किया करती थी, और उन्होंने तो अपनी सास के साथ साथ अपनी दादी सास की भी भरपूर सेवा की थी। और एक उनका हमेशा का डायलॉग कि कितने लीटर तेल तो रोहित की दादी की मालिश में लग गया। वैसे ये तेल वाली बात सुनकर थोड़ी सी हंसी भी आती है कि कितने लीटर, लेकिन इस समय हंसने वाली हालत ना तो उनकी बहू सौम्या की थी और ना ही उनके बेटे रोहित की। हाँ, उनकी पोती पायल जरूर अपनी माँ से कितने लीटर पूछकर हंस पड़ी, जिस पर सौम्या ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। साधना जी बस सुनाए ही जा रही थी, और फिर ना जाने कैसे आज रोहित के मुंह से भी शायद गलती से निकल गया कि माँ, सौम्या कितना कुछ तो करती है आपके लिए, तन से, मन से और धन से भी, मगर आप ताने कसती रहती हैं। बस रोहित का इतना ही कहना हुआ कि साधना जी की आंखों से आंसू आने लगे और साधना जी खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जिस पर रोहित के साथ साथ सौम्या और पायल भी दौड़कर उनके पास आ गई और उन्हें चुप कराने लगी। इस पर भी साधना जी ने अपनी बहू सौम्या को बड़ी जोर से डांट कर झिड़क दिया, जिसके बाद रोहित भी खुद ब खुद ही आगे से पीछे हट गया। तभी पायल सौम्या के कहने पर दौड़कर किचन से पानी का एक गिलास ले आई और उसने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को वो पानी का गिलास पीने के लिए पकड़ाया, जिस पर साधना जी ने पायल को जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर से रोने लग गईं। कुछ देर बाद ही साधना जी ने कहा कि वो कल सुबह ही बनारस जा रही हैं और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गईं। वैसे तो आज की रात साधना जी की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी और तभी उन्हें अपनी बात कहने तथा अपने दुख को बांटने के लिए एक शख्स का ख्याल आया, जो थी उनकी लखनऊ वाली बड़ी भाभी। उन्होंने फटाफट अपने सिराहने रखा हुआ चश्मा उठाया और उसे लगाकर अपनी बड़ी भाभी का नंबर अपने मोबाइल से डायल किया। एक बार तो उनकी भाभी ने फ़ोन उठाया ही नहीं, चाहे रात ज़्यादा हो जाने के कारण वो सो चुकी थी, मगर जब साधना जी ने उनका नंबर दोबारा डायल किया तो 2 या 3 घंटियों के बाद ही उधर से फ़ोन उठ गया। भाभी नमस्ते, इतनी रात को क्या हुआ साधना, सब ठीक है ना?
दूसरी तरफ से साधना जी की बड़ी भाभी का इतना पूछना हुआ कि साधना जी की आंखें एक बार फिर भर आईं और उन्होंने नम आंखों से ही सिसकते हुए अपनी आज की पूरी आपबीती सुना दी उन्हें। अरे आज तक तो बहू ही पराई थी भाभी, मगर आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना बेटा भी पराया हो गया है। इतना कहते कहते जोर जोर से रोने लगी साधना जी। देखो साधना, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये तुम्हारे घरेलू मामला है, मगर बहन जहाँ तक मैं सौम्या को जानती हूँ वो दिल की तो बुरी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जब तुम खुद ही अपनी बहू को पराया पराया कह रही हो तो फिर तुम उससे अपनेपन की उम्मीद कैसे कर सकती हो। बाकी रही पथरी की बात तो हाँ, इसका दर्द तो सचमुच बड़ा ही भयंकर होता है। अरे अपनी वो सुशीला है ना, राम गोपाल भैया की लड़की, उसे भी पथरी है, बेचारी बहुत दुखी रहती है। और ये मेरे पड़ोस के मोहन की बहन, उसके तो इतना दर्द होता है कि वह दिन रात चिल्लाती ही रहती है और घर का सारा काम उसकी बूढ़ी सास ही करती है। और फिर साधना, तुम पर तो अभी कोई ऐसा बुढ़ापा भी नहीं है, हाथ पैर भी चल रहे हैं। अरे बच्चों के पास गई हो तो उन्हें भी थोड़ा सुख दो और खुद भी हंसी खुशी से और सुकून से अपना समय बिताओ मेरी बहन। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं तुमसे कल सुबह इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर उधर से फ़ोन कट गया। अब साधना जी का मन कुछ तो हल्का तो जरूर हो गया था, मगर उनकी रात अभी भी भारी थी। तुम्हें सासू माँ से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें बोलने की। वो तो मुझे सुना रही थी और मैं सुन रही थी, फिर तुम क्यों बोले। यार सौम्या, तुम भी कमाल करती हो। आज तक जब मैं कभी नहीं बोलता था तो तुम कहती थी कि तुम कभी कुछ बोलते नहीं हो, और आज जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम कह रही हो कि बोला क्यों। हद है यार, रोहित ने चिढ़ते हुए स्वर में अपनी पत्नी सौम्या को जवाब दिया। रोहित तुम जाने दो, तुम नहीं समझोगे, सौम्या ने गहरी सांस भरते हुए कहा। हाँ भाई, मैं क्यों समझूंगा, और वैसे भी इस घर में तो दो ही तो समझदार लोग हैं, एक तुम और एक तुम्हारी सासू माँ। इतना कहकर रोहित दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। सुबह सुबह सबसे पहले रोहित और सौम्या साधना जी के पास गए और उनके पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगी, जिस पर वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहीं। और फिर जब रोहित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उन्होंने उससे बस इतना ही कहा कि वो अभी बनारस वापस नहीं जा रही हैं। अगले 2-4 दिनों तक घर में शांति ही रही। ना तो साधना जी ने ज़्यादा कुछ कहा और ना ही सौम्या ने उन्हें अपनी तरफ से कुछ भी कहने का कोई मौका ही दिया। इस बीच रोहित और सौम्या ने एक दिन जुहू बीच पर पिकनिक मनाने का प्लान भी बनाया, जिसमें साधना जी अपनी पोती के साथ खुलकर हंसी और खुश हुई। साधना जी रोज़ की तरह आज भी खाना खाकर दोपहर में अपने कमरे में जाकर सो गई। वो रोज़ दोपहर में कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर ही सोती थी, मगर आज ना जाने क्यों उन्हें नींद ही नहीं आई और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर टहलने लग गई। शायद उन्हें गैस की दिक्कत हो रही थी। टहलते टहलते अचानक ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू सौम्या बाहर बालकनी में बैठकर किसी से बातें कर रही है। ये जानने की उत्सुकता कि वो किससे बात कर रही है, साधना सीधे बालकनी के बाहर ले जाकर चुपके से खड़ी हो गई, जहाँ पहुंचकर उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी बहू किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। अब साधना जी भी वहीं
दरवाजे के पीछे छुपकर अपनी बहू की बातें सुनने लग गई। हाँ, सासू माँ है अभी अभी तो वो अपने कमरे में सो रही हैं। यार, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वैसे रोहित ने इतनी बड़ी बात भी तो नहीं कही थी कि सासू माँ ने इतना हंगामा कर दिया। ये कहते कहते रुआसी हो गई सौम्या की आवाज़ और फिर वो थोड़ी देर ठहर कर बोली कि यार मीना, एक तू ही है जिससे मैं अपने दिल की सारी बात कह देती हूँ, वरना मैं तो कभी अपना दुख दर्द रोहित तक को भी नहीं बताती हूँ। और फिर इससे क्या फ़ायदा है कि मेरी वजह से वो भी परेशान हो। यार मीना, सच बताऊं तो ना मैं अब थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। यार मीना, तुझे पता है मेरी सासू माँ को घर में काम वाली रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए मैं हर बार जब भी वो यहाँ रहने आती थी तो कामवाली को छुट्टी देकर खुद ही सारा काम कर लिया करती थी। मगर इस बार मैं चाह कर भी उसे सासू माँ के आने पर भी नहीं हटा पाई, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मेरी अंगुलियों में वो आर्थराइटिस की वजह से कितना दर्द रहता है। तो यार, मैं तो अब कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, फिर भी मैं बर्तन तो नहीं मान सकती हूँ और ना ही पोछा या कपड़े ही धो सकती हूँ। इतना कहते कहते अपनी बेबसी पर रो पड़ी सौम्या। तुझे पता है ना मीना कि मैं वैसे भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। एक तो पथरी, दूसरे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम और ऊपर से ट्यूशन भी पढ़ाना रहता है मुझे। रोहित तो ऑफिस के काम में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें तो घर का राशन लाने से लेकर बाहर की अन्य किसी भी जिम्मेदारी से भी कोई मतलब नहीं है। पायल का भी सारा काम मैं ही देखती हूँ, चाहे फिर वो उसके स्कूल जाना हो, उसे पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करना हो, या फिर उसके बीमार होने पर डॉक्टर के पास ही क्यों ले जाना हो। मगर यार, अब बस कुछ देर रुककर एक गहरी सांस लेने के बाद सौम्या ने फिर से बोलना शुरू किया। मेरी भी अब उम्र बढ़ रही है, कोई कम तो नहीं हो रही ना। अब मुझे भी चाहिए कि कोई मेरी भी फिक्र करे, मुझे समझे। मगर यार, हर एक के साथ इतना कुछ करने पर भी आज कोई एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आता जो कि मुझे समझे या मेरी कदर करे। अब तू ही बता, मैं क्या करूं मीना। तभी सौम्या की ना जाने कैसे साधना जी की आहट महसूस हुई और उसने अपनी सहेली मीना से यह कहकर कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, फ़ोन रख दिया। जब सौम्या ने कमरे में अंदर आकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इधर साधना जी अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोने वाली अवस्था में एक और करवट लेट गई। जब सौम्या बाहर सब्जी लेने गई तो साधना जी ने जल्दी से उठकर अपनी बड़ी भाभी को फ़ोन मिलाया और उन्हें एक के बाद एक सौम्या द्वारा अपनी सहेली से कही गई हर एक बात बताई और कहा कि भाभी, आप तो उस दिन सौम्या का बड़ा पक्ष ले रही थी कि वो दिल की बुरी नहीं है, तो अब आप ही बताओ भाभी, क्या मैं बुरी हूँ दिल की? हाँ भाभी, बोलो ना। अरे क्या उसे इस तरह से अपने घर की बात किसी बाहर वाले को बतानी चाहिए थी क्या? देखो भाभी, मेरी कितनी बुराई कर रही थी वो जरा सी लड़की। अरे कहती है कि मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी सहारा चाहिए। अरे मेरा बेटा सारा दिन दफ्तर में मरता रहता है तो किसके लिए? अरे इसी की सारी सुख सुविधा के लिए ना। और मैं तो कामवाली के लिए मना इसलिए करती थी कि 4 पैसे बचेंगे तो इन्हीं लोगों के तो काम आएंगे ना। और फिर गिनती के 3 लोग हैं घर में तो काम ही कितना रहता है। अरे हमने तो जितना काम कर लिया ना, अपने ज़माने में
वो तो ये आजकल की लड़कियां कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। साधना, अब जरा तुम शांत हो जाओ पहले और जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बड़ी हूँ तो इस लिहाज से मेरा अनुभव भी तुमसे ज़्यादा है और मैं तुम्हें कोई गलत सलाह तो दूंगी नहीं। मेरी बहन। दूसरी तरफ से फ़ोन पर साधना जी की बड़ी भाभी ने कहा। फिर कुछ देर रुककर वो दोबारा बोली, तुम्हें याद है साधना, एक बार बहुत पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मैं हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हूँ। क्या मैं अपने बेटे, बहू, पोते, नाती और पोतियों से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ? और मैंने तुमसे हंसकर और बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया कि मैं किसी से कभी कोई उम्मीद नहीं लगाती और मैं जब पहले से कोई उम्मीद नहीं लगाती मेरी बहन, तो फिर उनके टूटने या पूरा ना होने पर कैसा कष्ट। हाँ, तुम्हें ये बातें शायद बड़ी बड़ी बातें ज़रूर लग सकती हैं, मगर बेटा मेरा तो यही सच है कि रही बात संतुष्टि की तो सुन, मैं मेरी इतनी उम्र बीत जाने पर भी कभी ना तो किसी सत्संग में गई और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर मैंने कुछ किया। पहले तेरे भाई जी की सेवा करती रही, बच्चों के भविष्य को संवारने में लगी रही और जब से बच्चे बड़े हो गए तो सोचा कि अब कुछ अपने लिए सोचूंगी तो तेरे भैया ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब मुझसे सब कहते हैं कि अब मेरे पास क्या जिम्मेदारी बची हैं, अब तो मैं जहाँ चाहूँ घूमूं फिरूं। मगर मेरी बहन, आज मैं तुझे वो बताती हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। तो सुन मेरी बहू, रोज़ सुबह शाम 2 टाइम तो बाबा रामदेव के आश्रम में जाती है। फिर उसके अलावा रोज़ सुबह उसकी 2 घंटे की एक योगा क्लास होती है, फिर 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक और दोपहर में 1 घंटे डांस क्लास। और हाँ, इसके अलावा उसका जो किटी का ग्रुप है उसमें व्यस्त रहती है। और यदि कभी गलती से भी मैं कुछ कहूँ या समझाऊँ तो कलेश। और मेरा बेटा तो कलेश से इतना डरता है कि अगर बीबी दिन को रात कहे तो वो भी रात कहे। तो सुन कि अगर मैं गलती से कभी 2 दिन भी बीमार पड़ जाऊं तो मेरे बच्चों को, मतलब कि मेरे बेटे और पोते पोतियों को 2 वक्त का खाना भी टाइम से ना मिले, समझी। और फिर मैं तो ये सोच लेती हूँ कि चलो हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी तो क्या, हमारे बच्चे ही जी लें। और फिर बहू भी तो अपने ही घर की बच्ची होती है ना, तो अगर अपने बच्चों में ज़रा थोड़ी कमियां भी हैं तो क्या हम उन्हें त्याग दें या फिर किसी एक गलत सदस्य की वजह से परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कलेश का वातावरण बना दें। मेरी प्यारी छोटी बहन, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हमारे आसपास जहां आजकल के बहू बेटे अपने माँ बाप की जरा सी भी फिक्र या परवाह नहीं करते। और फिर ये तो तू भी मानती है ना कि तेरे बहू करोड़ों में ना सही पर लाखों में तो एक है ही, वो जो कुछ भी करती है दिल से करती है, ना कि दिखावे मात्र के लिए। और फिर तू ये सोच कि वो सिर्फ एक तेरी खुशी के लिए या तेरे सम्मान की खातिर ही तो हर बार तेरे आने पर कामवाली को छुट्टी दिया करती थी, वरना तू तो ये सोच कि यदि वो ऐसा ना भी करती तो तू क्या कर लेती। और अगर तेरे टोकने पर वो तुझे ये जवाब दे देती कि उसका पैसा वो चाहें वैसे खर्च करे, तब अरे साधना, तू तो सचमुच बड़ी ही किस्मत वाली है जो तुझे सौम्या जैसी नेक दिल बहू मिली है, जिसने इतने सालों में कभी भी तुझे पलट कर जवाब तक नहीं दिया। मेरी बहन,
तू तो बड़ी ही समझदार है और मैंने तो खुद अपनी आँखों से देखा है तेरे जीवन संघर्ष को। बेटा, ये सास बहू का रिश्ता तो वैसे भी बड़ा ही उलझा हुआ रिश्ता होता है, मगर तू इसे अब और बेकार की औपचारिकताओं में फंस कर मत उलझने दे। बेटा, इसे अब तू अपने स्नेह और अपनेपन से इस कदर सुलझा दे कि कभी किसी को संदेह भी ना हो कि इसमें कभी कोई उलझन भी थी। बाकी तू खुद समझदार है, अब तू अपना फैसला खुद ले। चल अच्छा, मेरा खाना बनाने का समय हो गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। नमस्ते बहन, कहकर साधना जी ने फ़ोन रख दिया और अब वह किचन की तरफ चल दी चाय बनाने। सौम्या बाजार से लौटी तो वो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पोहे और चाय को देखकर एक अनजाने डर एवं शंका से भर उठी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही साधना जी ने उसके हाथ से सब्जी का थैला पकड़ते हुए कहा कि बेटा आ बैठ, चाय पी ले, देख जरा मेरे हाथ के पोहे कैसे बनते हैं। मम्मी जी माफ़ कर दीजिए, शायद मुझे देर हो गई लौटने में, मगर आप क्यों परेशान हुई, मैं बस आकर बना देती। सौम्या इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही साधना जी ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, तू सारा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती है, तो क्या हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? और फिर अब तेरी भी उम्र बढ़ रही है और मेरी भी। हंसते हुए साधना जी बोली, अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है बेटा। इस आत्मीयता भरी बात को सुनकर सौम्या की आंखें आंसुओं से भर गई और वो अनायास ही साधना जी के गले से लग गईं। सास बहू दोनों की ही आंखें नम थी। अब रोहित भी ऑफिस से आ चुका था और पायल को भी पोहे की खुशबू उसके कमरे से डाइनिंग टेबल तक खींच लाई थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था और माहौल में एक अलग सी शांति और संतुष्टि बिखरी हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।